हेलो बच्चा लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड इन द प्रीवियस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्विंग quadratic equation by completing the square method and also using quadratic formula. So dear students, we have already discussed this in our previous video. So today what we are going to do is we will discuss some examples from your NCERT textbook which are related to the solving by completing square method and solving by quadratic formula. So let's start this video, and before starting, if you like it, you can do like, share, subscribe my channel. and बच्चों इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, and if you still have any doubt you can go and comment in the comment section. I will take your doubt in the next video. So चलते हैं फिर। देखिए कि फाइंड टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। सो बच्चों यहाँ पे बोला है कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बताइए मुझे 1 का कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1 का कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? मेरा 3। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? हमारा 2 का गैप है इन दोनों के बीच में। ऐसे ही अगर मुझे 9 का कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है तो वो क्या होगा? हमारा 11 होगा। तो बच्चों व्हाट आई एम नोटिसिंग हियर इज दैट कि देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन एनी 2 कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात क्लियर हुई? हमारे पास 2 का गैप होता है। सो बच्चों मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट स्मॉलर नंबर इज x। तो अगर स्मॉलर नंबर x है बच्चों, तो फिर वो दूसरा क्या हो जाएगा? मेरा जो लार्जर नंबर है वो क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं? दोनों नंबर मेरे ओड कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये बात समझ आ गई? अब क्या बोल रहा है आगे देखिए कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दैट मीन्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर का सम। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। सो लेट्स डू दिस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290। सो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड ये इधर आके मेरा बन जाएगा माइनस ऑफ 286 इक्वल टू 0। सो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। सो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें इसको वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो चाहो तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर लो, बट हमारे पास देखिए आप कैसे प्रीफरेंस देंगे, है ना? वो देखिए सबसे पहले आप लोग प्रीफरेंस देंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। अगर क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये आ जाए कि इसमें मेरा ये वाला मेथड लगेगा, तो आप वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। आई बात समझ में? बट अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाएं। सो बच्चों यहां तो मुझे मालूम है ये क्या होगा? 13 × 11 ही होगा। बट ये एक्सरसाइज जो है आपकी, ये किसकी है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले एक्सरसाइज है ना। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। वैसे आप यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते थे। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? मेरा 13x माइनस ऑफ 11x, ये इसका फैक्टराइजेशन होता। बट चलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सो बच्चों x विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ बच्चों माइनस b
तो बताइए b का वैल्यू कितना है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, सो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो बच्चों -2 प्लस माइनस 4, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, एंड 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 16, 1 572 डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चों -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 576 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो मेरे x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, या तो x की वैल्यू हो सकती है -2 प्लस 24 बाई 2, और x की वैल्यू हो सकती है -2 माइनस 24 बाई 2। ठीक है, सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी मेरी, -2 प्लस 24 दैट इज 22 बाई 2 11, और x इज इक्वल्स टू -13। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरे दोनों इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो ये वाली वैल्यू मैंने रिजेक्ट कर देनी है। सो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। सो अगर x की वैल्यू 11 आई है दैट मीन्स स्मॉलर नंबर कितना है मेरा 11, एंड आई विल फाइंड द लार्जर नंबर विच इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 दैट इज 13। इज दैट क्लियर? सो हमें ऐसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी अगर वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, और फिर हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। सो एग्जाम्पल नंबर 12, तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो पढ़ते हैं इसको वन बाय वन। देखिए, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। तो हम ये डायग्राम बना लेते हैं कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है बच्चों, जिसका जो ब्रेड्थ है ना वो 3 मीटर लेस है, किससे, लेंथ से। सो बच्चों मैं मान लेता हूँ उसका लेंथ कितना है, x है, देन इट्स ब्रेड्थ विल बी x माइनस 3। तो इस बात को हम लोग थोड़ी देर बाद में यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आगे बोला गया है कि इट्स एरिया इज टू 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज द breadth of the rectangular and breadth of the rectangular and its altitude is 12 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बच्चों आगे क्या बोला गया है कि एक ऑलरेडी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप में एक पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, और हमें उस पार्क की स्पेसिफिकेशन क्या दे रखी है कि उस जो पार्क बनाया है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसका जो बेस है ना, उसका जो बेस है दैट इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब कि जो हमने बेस बनाया है ना, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, उसका जो बेस है वो किसके इक्वल है, हमारा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, ये x माइनस 3 है। तो बच्चों जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क बना है ना, उसका बेस क्या है, उसका बेस कितना है मेरा, x माइनस 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 3 के इक्वल है। सो इसको बेस मान के एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बात आई समझ में? बोला हुआ है इसने यहाँ पे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का शेप का एक पार्क है विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो जो मेरा ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप का जो पार्क है, उसका जो बेस है, उस बेस इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आगे बोला है एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। तो बच्चों जो हमारा पार्क है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका एल्टीट्यूड कितना है, 12 मीटर है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। सो बहुत इजी है, कैसे, देखिए
हम लोग क्या लेटेंगे कि लेट करो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड बच्चों फिर इसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, देन इट्स ब्रेड्थ विल बी x माइनस 3 मीटर। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कंडीशन किस पर लगा के दे रखा है, एरिया पर लगा रखा है। सो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाए तो x इंटू एक्स माइनस 3। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगुलर पार्क, तो बच्चों एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना होता है मेरा, हाफ इंटू बेस, बेस इज x माइनस 3 इंटू हाइट इज 12। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगुलर पार्क। अब कंडीशन क्या गिवन है हमें कि बच्चों जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना वो कितना है मेरा 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले एरिया से। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क प्लस 4। तो वैल्यूज पुट कर दो, अब x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा 6 रहेगा। सो 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4। सो बच्चों सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 प्लस 4। नाउ बच्चों एक्स स्क्वायर सबको एक साइड लेके चले जाओ आप, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 9x एंड प्लस ऑफ 14 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी, सो टेल मी द वैल्यू ऑफ b, b इज माइनस 9, सो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज 14 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1। सो बच्चों ये क्या बन गया मेरा 9 प्लस माइनस 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 14 4 जा 56 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 9 प्लस माइनस 81 minus 56 is what, 25 divided by 2, so that is equal to 9 plus minus 5 by 2। ठीक है ना? सो बच्चों इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, सो मेरे पास x की क्या वैल्यू जाएगी, या तो 9 प्लस 5 बाई 2 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 बाई 2। सो 9 प्लस 5 14 बाई 2 7 और फिर 9 माइनस 5 4 4 बाई 2 2। तो बच्चों हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। तो चलिए फिर आगे करते हैं। सो बच्चों तो बताओ मुझे कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x इक्वल टू 7 और 2 मीटर। अब देखिए अब बात कर लेते हैं ब्रेड्थ की। सो बच्चों ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा कि बताइए मुझे कि इफ x इक्वल्स टू 7 है, अगर x की वैल्यू 7 है तो बच्चों मेरा ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, फिर मेरा ब्रेड्थ है x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4 एंड इफ x इज इक्वल टू 2 बच्चों देन ब्रेड्थ दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। बट जो मेरा ब्रेड्थ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यूज हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स बच्चों कि जो मेरी लेंथ की जो वैल्यू है ना वो 2 मीटर भी नहीं हो।
तो बच्चों लेंथ हमारा 7 आ गया, ब्रेड्थ हमारा 4 मीटर आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट क्यों होगी 2 मीटर वाली, क्योंकि जब मेरा लेंथ 2 मीटर है तो इन दैट सिचुएशन वी हैव ब्रेड्थ इक्वल्स टू -1 एंड ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू रिजेक्ट होगी आपकी, लेंथ 7 एंड ब्रेड्थ 2 मीटर इज द आंसर। इन एग्जाम्पल नंबर 13 वी हैव टू फाइंड रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। मतलब कि पहले हमें ये चेक करना है कि उसमें रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों हम लोग रूट कैसे चेक करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा b² - 4ac। इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने बताया था ना अब क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर b² - 4ac इज लेस देन 0, सो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, नो रियल रूट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट है 3x² - 5x + 2 = 0। तो बच्चों जब मैंने इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आया 3, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू 2। अब मैं फाइंड करूंगा b² - 4ac। तो जब मैंने b² - 4ac फाइंड किया तो बच्चों दैट इज इक्वल टू 1। सिंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो आई विल राइट रियल रूट एग्जिस्ट। एंड बच्चों फिर मेरे रूट्स कैसे फाइंड करूंगा मैं, -b ± अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a से। सो बच्चों मैंने वैल्यूज पुट किया इसमें, सो मेरा ये आया x = 5 ± 1/6। सो इट मीन्स आइदर x = 5 + 1/6 और 5 - 1/6। सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x = 1। एंड बच्चों यहाँ से क्या होगा कि जब मेरा वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2/3, तो बताओ रूट्स क्या होंगे मेरे, रूट्स आर 1 and 2/3। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। इन द सेकेंड पार्ट x² + 4x + 5 = 0। सो बच्चों a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू 5। नाउ फाइंड b² - 4ac। तो बच्चों जब मैंने b का वैल्यू 4 पुट किया इसमें, सो 16 - 4 × 1 × 5 दैट इज -20। सो यहाँ से क्या आया मेरा -4 आया। सो बच्चों b² - 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैं फिर रूट्स कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है, चलिए 2 पार्ट हो गए इसके, एंड इट हैज वन मोर पार्ट नंबर थर्ड पार्ट क्या है बच्चों कि 2x² - 2√2x + 1 = 0। सो यहाँ से a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू -2√2 एंड c का वैल्यू 1। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। सो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 1। सो बच्चों -2√2 इज व्हाट 8 एंड 8 - 8 = 0। ठीक है, तो बच्चों जब b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी ना, तो उस सिचुएशन में भी मेरे रूट्स कैसे मिलते हैं, हमें रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में 3 कंडीशन पढ़ेंगे, b² - 4ac = 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड इज b² - 4ac लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें रियल रूट्स मिलते हैं और इसमें हमें रियल रूट नहीं मिलते। तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करो। सो -b ± अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सो -b ± √0 अपॉन 2 × a का वैल्यू कितना है मेरा 2 एंड b का वैल्यू कितना है मेरा, b इज -2√2। सो बच्चों x कितना बना गया मेरा 2√2 अपॉन 4, 2√2 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई √2 अपॉन 2, और जब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है,
तो मेरी x की वैल्यू 1/√2 आई। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो मेरे रूट्स हैं ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है 1/√2 एंड 1/√2। तो यहाँ से आपने एक बात नोटिस की होगी, क्या, कि जब मेरा b² - 4ac = 0 है तो इस कंडीशन में हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। चेक कर लो, दोनों रूट्स कैसे हैं, हमारे इक्वल रूट्स आए हैं। और इससे पहले वाली कंडीशन कि जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे रूट्स क्या आए थे, रियल रूट्स आए थे एंड अनइक्वल रूट्स। देखो पिछली कंडीशन में हमारे जो रूट्स आए थे वो अनइक्वल आए थे, इक्वल नहीं आए थे। एंड थर्ड कंडीशन क्या देखा हमने कि जब b² - 4ac इज लेस देन 0 तो इस सिचुएशन में क्या मिलता है हमें, नो रियल रूट। तो ये 3 सिचुएशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। आगे जाके मैं इसी को बोल दूंगा डिस्क्रिमिनेंट, इसी को मैं बोल दूंगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं हम लोग, b² - 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलिए, दिस वॉज योर 13th एग्जाम्पल। 14th देखते हैं बच्चों। सो 14th एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज x + 1/x = 3 where x is not equal to 0 and the second part is 1/x minus 1/x minus 2 equal to 3 and बच्चों x is not equal to 0 and 2। तो हमें रूट्स फाइंड करने। सो बिफोर फाइंडिंग द रूट्स हमें इनको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं x। सो दिस विल बी इक्वल टू x² + 1 = 3 एंड फ्रॉम हियर x² + 1 = 3x। सो x² - 3x + 1 = 0। और हमें आ गया यहाँ तक। अब बच्चों हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सो बताओ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 1। चलिए अब b² - 4ac फाइंड करते हैं। सो बच्चों b² - 4ac इज वोट, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1। ठीक है ना, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू भी 1 है। सो बच्चों 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 0। तो जो मेरे रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे ना। तो बच्चों x इज वोट, -b ± अंडर द रूट b² - 4ac / 2a। यही होता है। वैल्यूज पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू है -3। सो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। सो बच्चों 3 ± एंड अंडर द रूट दिस इज व्हाट 5 / 2। ठीक है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही डील करना है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसका एलसीएम। सो बच्चों x - 2 एंड यहाँ x ये हमारा 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ -2 अपॉन x × x - 2 = 3। सो बच्चों -2 इज इक्वल टू 3x × x - 2। सिंप्लीफाई। सो 3x²। नाउ 3x × -2 दिस इज -6। सो 3x² - 6x + 2 = 0। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो बताओ अब a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -6 एंड c का वैल्यू 2। तो चलिए b² - 4ac फाइंड करते हैं। सो b² इज वोट, -6 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3 × c का 2।
सो बच्चों 36 माइनस 12 इंटू 2 24 विच इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 0। तो जो मेरे रूट्स हैं इसमें एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट। सो बच्चों x इज व्हाट माइनस बी प्लस माइनस दिस एंड दिस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी? माइनस बी in this question is minus of 6, therefore this will be 6 plus minus under root 12 by 2 into a का वैल्यू है 3। सो बच्चों 6 प्लस माइनस रूट 12 बाय 6, ठीक है यहाँ तक। सो इसके आगे देखिए कि जो हमारा 12 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। सो बच्चों 6 प्लस माइनस, और ये जो मेरा रूट के अंदर 4 है ये बाहर आ जाएगा 2 के साथ। सो 2 रूट 3 बाई 6। सो सॉल्व करने के बाद 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3। सो बच्चों रूट्स क्या होंगे हमारे 3 प्लस रूट 3 बाई 3 एंड 3 माइनस रूट 3 बाय 3। क्लियर हो गया? सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream। तो बच्चों यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, तो सबसे पहले मुझे वो बताने पड़ेंगे आपको। सो यहाँ पे बात हुई है स्टील वाटर की, एक टर्म तो हमारी ये यूज हुई है। सेकेंड टर्म इज अपस्ट्रीम एंड द थर्ड टर्म इज डाउनस्ट्रीम। सो इन 3 टर्म्स का मतलब क्या है वो हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा। तो बच्चों स्टील वाटर, सो स्टील वाटर इज व्हाट कि जब ऐसा पानी जो बह नहीं रहा हो, वो एकदम क्या हो स्टील में हो, रुका हुआ हो, है ना। सो रेस्ट, वाटर एट रेस्ट, वाटर एट रेस्ट। तो बच्चों ये जो हमें मोटर बोट की स्पीड दे रखी है ना, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km per hour इन स्टील वाटर। तो ये स्पीड कब दे रखी है हमें? 18 km per hour स्पीड कब की है? जब हमारा पानी रेस्ट पर है, जब हमारा पानी बह नहीं रहा है। सो एट दैट टाइम वी हैव अ स्पीड ऑफ 18 km per hour फॉर मोटर बोट। क्लियर है? अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि बच्चों ये मान लीजिए हमारी रिवर है एंड द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और हमारी जो बोट है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हमारी जो बोट है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलती है ना, सो दैट इज अपस्ट्रीम। अप का मतलब क्या है? ऊपर। स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम की डायरेक्शन से ऊपर, ऊपर मीन्स जस्ट ऑपोजिट। सो अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन के ऑपोजिट में अगर हमारी बोट चल रही है देन दैट इज अपस्ट्रीम, देन दैट इज अपस्ट्रीम। तो बच्चों बताओ मुझे व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? बोट का स्पीड कितना है? 18 km per hour, 18 km per hour की। और मैं मान लेता हूं कि जो हमारी स्ट्रीम है ना, जो हमारी रिवर है, उसके फ्लो की स्पीड कितनी मान लेता हूं मैं? x km per hour मान लेता हूं। तो बताओ मुझे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड ऑफ बोट कितनी है बताओ जरा। देखिए बच्चों कि जो मेरी स्टील वाटर में 18 km पर आवर है, ऐसे सोचो 18 km पर आवर से ये इस साइड जा रहा है, बट x km पर आवर की स्पीड से ये वापस अब इस तरफ भी धकेला जा रहा है ना। ये 18 km से इधर जा रहा है, बट उस साइड से रिवर की स्पीड कितनी है? x km पर आवर है। तो जो मेरी बोट है उसको नेट कितनी स्पीड मिलेगी? देखो
इधर से ये 18 जा रहा है, इधर से ये x आ रहा है, सो इसमें नेट स्पीड कितना आ रहा है? द नेट स्पीड विल बी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट स्पीड है, दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड इन अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। तो बच्चों डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि डायरेक्शन, जो मेरी स्ट्रीम की डायरेक्शन है ना फ्लो की, उसी डायरेक्शन में क्या है, मेरी बोट मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी बोट मूव कर रही है। तो बच्चों अगर ये मेरा x किलोमीटर पर आवर है और जो हमारी बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो अब देखो कि आपकी बोट भी ऐसे जा रही है और ये स्ट्रीम भी ऐसे जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको रिजेक्ट कर रहा था, ये इसको अपोज कर रहा था। बट इन दिस सिचुएशन द स्ट्रीम इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ बोट। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड होगी ना, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये मेरा रिजल्टेंट स्पीड है किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अगर ये इस क्वेश्चन के आप ये चीज़ समझ गए ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों यही देखो, अगर मैं आपके कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो वहाँ पे एक अलग से टॉपिक आता है, क्या, यही स्ट्रीम वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला। तो उसमें बस हमें यही पढ़ना होता है, स्टिल वाटर में स्पीड अपस्ट्रीम में कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अपस्ट्रीम का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा मेरा -18 माइनस एक्स। अगर डाउन स्ट्रीम है तो क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अब। सो बच्चों, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to x किलोमीटर पर आवर, then speed of boat upstream। अच्छा बच्चों, किसी को ये डाउट है क्या कि सर आपने 18 माइनस एक्स किया, बट आपने x माइनस 18 भी तो कर सकते थे, है ना, x माइनस 18 भी कर सकते थे। बट बच्चों सोचो ना कि अगर मेरा रिवर का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो मेरी बोट की स्पीड है वो क्या है, कम है, तो बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बोट हमारी इस डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। बट हमें तो इस बोट को इधर लेके जाना है, दैट मीन्स जो मेरी बोट की स्पीड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसीलिए मैंने 18 माइनस एक्स किया है, ना कि x माइनस 18। आया ना समझ। सो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन को समझ के लिखा। इसके बाद क्या है कि is motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream। तो बच्चों बताओ मुझे कि the time taken to move 24 km in upstream। तो टाइम क्या होता है मेरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 24 अपॉन स्पीड। और स्पीड कौन सी लूंगा मैं, अपस्ट्रीम वाली। सो अपस्ट्रीम कितनी है मेरी, 18 माइनस एक्स, तो इतना मेरा आवर हो गया। सिमिलरली टाइम टेकन टू मूव 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आवर। अब आप जरा सोच के मुझे ये बता दो कि टाइम कौन सा ज़्यादा होगा, अपस्ट्रीम वाला ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा या फिर डाउनस्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में दे रखा है, बट आप खुद सोच के बताओ। देखिए कैसे
कि ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अपस्ट्रीम वाला टाइम क्या होगा मेरा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, इसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या है, कम है। अपस्ट्रीम में जो मेरी रिजल्टेंट स्पीड है वो कम है, तो अगर कम नंबर आपका डिवाइड हो रहा है तो जो मेरा रिजल्टेंट नेट आएगा वो कितना आएगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो जो टाइम टेकन टू मूव अपस्ट्रीम वाला है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम वाला। और ये आप लॉजिकल भी सोच सकते थे, क्योंकि देखिए अपस्ट्रीम का मतलब है ऐसे, तो उसे अपने उस पोजीशन पे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, ऐसे दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है इसको, तो इसको कम टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने में। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, यही है। अब इसको सोल्व कर लो। सो आई विल टेक द एलसीएम 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है। 24 मैंने बाहर ही निकाल लिया। सो बच्चों क्या बनेगा, 18 प्लस एक्स माइनस ऑफ 18 प्लस एक्स। सो दिस कैंसल्स आउट इक्वल टू 1। सो यहाँ से बच्चों 24 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। सो बच्चों 48x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज वोट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बच्चों इसको आप क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आई होप आप लोग आगे सोल्व कर लोगे। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो बच्चों मेरी जो x की वैल्यूज़ आती है, तो जब मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आती है। पहली आएगी 6 एंड दूसरी आएगी मेरी माइनस ऑफ 54। बट बच्चों मैं माइनस 54 को रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, एंड स्पीड हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 6, और x ही तो क्या है हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही है, और यही हमें फाइंड करना था। सो बच्चों स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सो ये हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।